नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से 2 दिन के फ्रांस दौरे पर रहेंगे। फ्रांस में विदेश मंत्री जयशंकर साझेदार देशों के साथ G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए अबेडेस वॉक्स डी सेरने पहुंचेंगे। विदेश मंत्रालय की ओर से मिली जानकारी के अनुसार डॉक्टर जयशंकर फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जीन नोएल बैरॉट के बुलावे पर बैठक में शामिल होंगे। इस दौरान उनके अलग अलग देशों के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बातचीत करने की भी उम्मीद जताई गई है। तो फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्रालय की बैकग्राउंड ब्रीफिंग के मुताबिक G7 विदेश मंत्रियों की मीटिंग में यूक्रेन में चल रहे युद्ध, पुनर्निर्माण की कोशिशों, समुद्री सुरक्षा की चिंताओं और ग्लोबल गवर्नेंस सिस्टम में सुधार जैसे कई जरूरी ग्लोबल मुद्दों पर चर्चा होनी है। तो एजेंडे की जानकारी देते हुए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के प्रवक्ता ने कहा कि यह बैठक UN जनरल असेंबली के दौरान हुई इनफॉर्मल कंसल्टेशन के तुरंत बाद हो रही है और आने वाले G7 लीडर्स समिट के लिए तैयारी का स्टेज होगा। तो G7 बैठक में हिस्सा लेने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर फ्रांस के दौरे पर हैं। 2 दिन के फ्रांस के दौरे पर डॉक्टर एस जयशंकर रहने वाले हैं। G7 बैठक में वो हिस्सा लेंगे। वहीं अलग अलग देशों के मंत्रियों के साथ उनकी द्विपक्षीय बातचीत भी होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं पश्चिम एशिया में जारी जंग के कारण दुनिया भर में संकट गहराता जा रहा है। देश में भी इसे लेकर लोगों में पैनिक फैल रहा है। हालांकि सरकार की ओर से परेशान न होने और स्थिति कंट्रोल में होने की बात लगातार दोहराई जा रही है। इस बीच बड़ी खबर सामने आई है। पीएम मोदी शुक्रवार शाम को पश्चिम एशिया में जारी जंग को लेकर मुख्यमंत्रियों से बात करने वाले हैं। तो पीएम मोदी की ये बातचीत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली है। तो सामने आया है कि इस बैठक में राज्यों की तैयारियों और योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। बैठक का उद्देश्य टीम इंडिया की भावना के तहत सभी प्रयासों में आपसी तालमेल सुनिश्चित करना है। तो आचार संहिता लागू होने के कारण चुनाव वाले राज्यों को इस बैठक में शामिल नहीं किया जाएगा। इन राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ अलग से बैठक कैबिनेट सचिवालय के माध्यम से आयोजित की जाएगी। तो जिस तरीके की स्थिति इस वक्त मिडिल ईस्ट में देखने को मिल रही है, उस संघर्ष के चलते पूरी दुनिया पर इसका वैश्विक प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। भारत की बात करें तो भारत में भी एक पैनिक सिचुएशन न चाहते हुए भी बनती हुई दिखाई पड़ रही है। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार ये दोहराया जा रहा है कि देश में किसी भी तरह का कोई ऊर्जा संकट नहीं है और देश पूरी तरह से हर परिस्थिति के लिए तैयार है। लेकिन उसके बावजूद लोगों में एक पैनिक फैल रहा है और इसी के मद्देनज़र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जुड़ेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्रियों को ज़रूरी दिशा निर्देश देते हुए भी नजर आएंगे। और जिस तरीके का संकट गहराता हुआ पूरे विश्व में नज़र आ रहा है मिडिल ईस्ट के संघर्ष को लेकर, उस पर भी इस महत्वपूर्ण बैठक में चर्चा होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के अलग अलग राज्यों की तैयारियों की समीक्षा करते हुए नजर आएंगे और मुख्यमंत्रियों को जरूरी दिशा निर्देश भी देते हुए दिखाई देंगे। उधर केंद्र सरकार ने साफ तौर पर कहा कि देश में पेट्रोलियम और LPG की आपूर्ति पूरी तरह सुरक्षित और नियंत्रण में है। सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे भ्रामक और दुष्प्रचार पर ध्यान न दें, जिसका उद्देश्य बेवजह घबराहट पैदा करना है। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार भारत के पास कुल मिलाकर 74 दिनों की भंडारण क्षमता है, जिसमें से वर्तमान में लगभग 60 दिनों का स्टॉक उपलब्ध है। इसमें कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पाद और भूमिगत रणनीतिक भंडारण शामिल है। तो मंत्रालय ने बताया कि मध्य पूर्व संकट के 27वें दिन भी देश में कहीं भी पेट्रोल, डीजल या LPG की कोई कमी नहीं है। सरकार ने कहा है कि हर भारतीय के लिए लगभग 2 महीने की निरंतर आपूर्ति उपलब्ध है, चाहे वैश्विक परिस्थितियां कैसी भी हों। साथ ही अगले 2 महीनों के लिए कच्चे तेल की खरीद भी पहले ही सुनिश्चित कर ली गई है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कुछ देशों में जहां ईंधन की कीमतों में भारी वृद्धि, रैशनिंग, ऑड इवन नियम और पेट्रोल पंप बंद होने जैसी स्थितियां हैं, वहीं भारत में ऐसी किसी भी आपातकालीन उपाय की ज़रूरत फिलहाल नहीं है। तो पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से ये जानकारी दी गई है। बताया गया है कि देश में अभी किसी भी तरह का कोई ऊर्जा संकट नहीं है। देश की एनर्जी सप्लाई पूरी तरह से सक्षम है। पेट्रोल, डीजल और LPG की कोई कमी देश में नहीं है। पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि 60 दिन का तेल भंडारण देश में मौजूद है। हॉर्मुज में तनाव की जो स्थिति है, उस बीच भारत के 2 जहाज़ हॉर्मुज से गुजरे और वो भारत भी पहुँचे।
जिसके बाद से स्थितियां काफ़ी बेहतर हुई हैं। देश में 60 दिन का तेल भंडार मौजूद है और सरकार ने यह दावा किया है कि देश की एनर्जी सप्लाई पूरी तरह से सुरक्षित है। किसी भी तरह की घबराने की स्थिति फिलहाल नहीं है। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की बात करें तो किसी तरह की कोई कमी होने से सरकार ने इनकार कर दिया है। तो पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना करें, किसी भी तरह की घबराहट की स्थिति में ना आए और सरकार पूरी तत्परता के साथ लोगों की सहूलियत के लिए जुटी हुई है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से जंग के बीच नाटो देशों पर भड़ास निकाली है। ट्रंप ने साफ साफ कहा है कि नाटो देशों ने ईरान के खिलाफ चल रहे संघर्ष में कोई मदद नहीं की है। हालांकि उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका को किसी भी मदद की ज़रूरत नहीं है। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय पर सामने आया है जब मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा हुआ है। ट्रंप ने अपने बयान में ईरान को पागल देश बताते हुए दावा किया कि वो अब सैन्य रूप से कमज़ोर हो चुका है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को नाटो की किसी मदद की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि सहयोगी देशों ने इस समय साथ नहीं दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलवाने के लिए नाटो देशों से अपनी सेना भेजने की अपील की थी। ट्रंप ने होर्मुज खुलवाने में नाटो देशों से मदद की उम्मीद जताई थी, लेकिन कोई भी देश इसके लिए आगे नहीं आया। इसके बाद से ट्रंप का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वो नाटो देशों को कागजी शेर और डरपोक तक कह चुके हैं। ट्रंप ने कई बार कहा है कि नाटो देश गद्दार हैं और इसे आगे याद रखा जाएगा। तो यूएस को नाटो की मदद की ज़रूरत नहीं है, ऐसा ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया। तो ईरान जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप का ये बड़ा बयान सामने आया, जिसमें नाटो देशों पर नाराज़गी जाहिर करते हुए वो नज़र आए। उन्होंने नाटो देशों को कागजी शेर तक कह दिया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उन्हें इन कागजी शेरों की ज़रूरत नहीं है। तो यूएस को नाटो की मदद की ज़रूरत नहीं है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। इस वक्त ट्रंप की नाराज़गी 7वें आसमान पर है। बता दें कि होर्मुज जलडमरू मध्य का जो मार्ग है उसके बंद होने के बाद नाटो देशों से आगे आने की अपील ट्रंप ने की थी। ट्रंप का मानना था कि नाटो देश अगर दबाव बनाते हैं तो होर्मुज खुल जाएगा, लेकिन कोई भी देश इसके लिए आगे नहीं आया। जिसके बाद अब ट्रंप का ये बड़ा बयान सामने आया। ट्रंप ने कहा कि यूएस को नाटो देशों की कोई मदद नहीं चाहिए। इससे पहले भी ट्रंप नाटो देशों को लेकर तीखी बयानबाजी कर चुके हैं। उन्होंने उन्हें कागजी शेर तक कहा है। वहीं मध्य पूर्व में जारी भीषण संघर्ष के बीच एक इजराइल का बड़ा दावा सामने आया। एक इजरायली अधिकारी के अनुसार ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की नौसेना के कमांडर अली रेजा तंगसिरी की इजरायली हमले में मौत हो गई है। दावा किया जा रहा है कि यह हमला ईरान के रणनीतिक बंदरगाह शहर बंदर अब्बास में हुआ। तंगसिरी ईरान के ताकतवर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स की नौसेना शाखा का नेतृत्व कर रहे थे। एक अधिकारी ने यह भी दावा किया कि कमोडोर तंगसिरी होर्मुज को बंद कराने की निगरानी की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। तंगसिरी को होर्मुज में ईरान की आक्रामक समुद्री रणनीति का मुख्य सूत्रधार माना जाता था। वो अक्सर अमेरिका और इजराइल को समुद्र में कड़ी चुनौती देने वाले बयानों के लिए चर्चाओं में रहते थे। अगर उनके मारे जाने की पुष्टि होती है तो ये ईरान के सैन्य ढांचे और विशेषकर उसकी नौसैनिक शक्ति के लिए बड़ा झटका साबित होगा। तो ईरान के नेवी कमांडर की मौत का दावा यहां पर किया गया है। इजराइल की बंदर अब्बास पर भीषण स्ट्राइक देखने को मिली। ईरान के नेवी कमांडर तंगसिरी की मौत का दावा यहां पर किया गया है। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। ईरानी कमांडर तंगसिरी होर्मुज में जिस तरीके से जलमार्ग को बाधित किया गया है उसकी निगरानी में थे। अगर उनकी मौत की पुष्टि होती है तो ईरान के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्लान बदल दिया है। चुनावी घोषणा पत्र जारी करने से पहले वो तृणमूल कांग्रेस की सरकार में हुए भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और विदेशी घुसपैठ समेत तमाम नाकामियों को लेकर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। सूत्रों के हवाले से स्थानीय मीडिया में खबरें चल रही हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 28 मार्च को कोलकाता में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसमें राज्य में सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ कई आरोप होंगे। बताया जा रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ दिनों बाद बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी, जिसे संकल्प पत्र नाम दिया जाएगा। इस तरह शिविर में पहले अन्याय की पहचान करने और फिर उससे छुटकारा पाने का रास्ता बताने की योजना बनाई गई है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिनों से पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहे। परिवर्तन यात्रा और ब्रिगेड रैली जैसे प्रोग्राम के बाद उन्होंने इन 2 दिनों में पश्चिम बंगाल में पार्टी के ऑर्गेनाइजेशनल और पॉलिटिकल हालातों का डिटेल में रिव्यू भी किया।
उन्होंने नेताओं और वर्कर्स से बातचीत की। उसके आधार पर 28 मार्च आरोपी पत्र तैयार किया जाएगा। उसके बाद पार्टी अप्रैल के पहले हफ्ते में मैनिफेस्टो जारी कर सकती है। तो बीजेपी ने पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले अपना प्लान चेंज कर दिया है। बीजेपी अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है जिसमें वो अभी टीएमसी की तमाम जो कमियां हैं, नाकामियां हैं, उनको उजागर करेगी। इसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र राजनीतिक सरगर्मियां काफ़ी तेज़ होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं जिसमें वो सरकार की नाकामियों को उजागर करेंगे। टीएमसी की नाकामियों को उजागर करते हुए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह नज़र आएंगे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो भी जारी होगा। तो फिलहाल मैनिफेस्टो से पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें टीएमसी पर निशाना साधा जाएगा और उसकी तमाम नाकामियां सामने रखी जाएंगी। उधर बीजेपी ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप केस की पीड़िता की मां रत्ना देबनाथ को पनीहाटी सीट से उम्मीदवार बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में रत्ना देबनाथ को टीएमसी के शासन में बड़े महिला अपराध के चेहरे के तौर पर पेश किया है। रत्ना देबनाथ का कहना है कि वो अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए चुनाव मैदान में उतरी हैं। महिला दिवस पर उन्होंने अपनी बेटी और परिवार की पहचान उजागर की थी। उनका मुकाबला टीएमसी नेता तीर्थाकर घोष और सीपीएम की कला रतन देशगुप्ता से है। तो 2021 में पनीहाटी विधानसभा सीट पर टीएमसी के निर्मल घोष को जीत मिली थी। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार सन्मय बनर्जी को करीब 21,000 वोटों से हराया था। 2024 में आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप केस में न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस घटना के विरोध में पूरे देश में प्रदर्शन हुए थे। जनवरी 2025 में कोलकाता के सियालदे कोर्ट ने इस केस के आरोपी संजय रॉय को मौत तक जेल में रहने की सज़ा सुनाई थी। पीड़ित डॉक्टर की घरवाले लगातार टीएमसी सरकार पर इस जघन्य वारदात में शामिल लोगों को बचाने के आरोप भी लगा रहे हैं। तो अब बीजेपी की तरफ से पीड़िता की मां को टिकट दिया गया है। पीड़िता की मां का कहना है कि मैं चुनाव लड़ूंगी, अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए मैं चुनाव लड़ूंगी। तो आरजी कर रेप पीड़िता की मां को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। वहीं गौतम बुद्ध नगर में बन रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पहला फेज जल्द ही जनता के लिए खुलने वाला है। इसके उद्घाटन की तैयारियां अंतिम चरण में चल रही हैं। 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी का दौरा करेंगे और इस महत्वाकांक्षी परियोजना का लोकार्पण करेंगे। इस बड़े कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और सभी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मार्च की सुबह गौतम बुद्ध नगर पहुंचेंगे। वो लगभग 11:30 बजे जेवर के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद दोपहर करीब 12 बजे पीएम एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर वो एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। नोएडा एयरपोर्ट को उत्तर प्रदेश के विकास का एक बड़ा प्रतीक माना जा रहा है, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल और लगातार प्रयासों से साकार किया गया है। सरकार का लक्ष्य इस परियोजना के जरिए निवेश बढ़ाना, रोजगार के नए अवसर पैदा करना और यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ाना है। तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार है, जिसके पहले फेज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मार्च को करने वाले हैं। तो यूपी को एक बड़ी और नई उड़ान मिलने जा रही है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोएडा पहुंचेंगे। उनके आगमन को लेकर तमाम तरीके की तैयारियां कर ली गई हैं। तमाम रूट प्लान तैयार किया गया है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने के बाद एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं, जिसको लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं और तैयारियां अंतिम चरण में हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में अब नोएडा को ये बड़ी सौगात मिलने जा रही है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार है। 28 मार्च को पीएम मोदी पहले फेज का उद्घाटन करने के लिए पहुंचेंगे। उधर कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की तबीयत को लेकर अहम जानकारी सामने आई है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती सोनिया गांधी को डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है और अगले कुछ दिनों तक उनका इलाज जारी रहेगा। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक सोनिया गांधी को भर्ती किया गया था। अस्पताल के चेयरमैन ने कहा कि उनकी हालत फिलहाल स्थिर है और विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उनकी सेहत पर लगातार नजर रखे हुए है। अस्पताल की ओर से जारी जानकारी में बताया गया है कि डॉक्टर पेट और मूत्र संक्रमण की आशंका को लेकर आगे की जांच कर रहे हैं। इलाज के तहत उन्हें एंटीबायोटिक दी जा रही है। उन्हें सिस्टमैटिक संक्रमण और
सिस्टमिक संक्रमण के लिए एंटीबायोटिक इलाज दिया जा रहा है, वो इलाज पर सकारात्मक प्रतिक्रिया भी दे रही हैं। तो सिस्टमिक इन्फेक्शन उस स्थिति को कहा जाता है जब शरीर के किसी एक हिस्से में संक्रमण हो जाए या फिर वो इन्फेक्शन दूसरे अंगों को प्रभावित करने लगता है। वहीं आंध्र प्रदेश के मार्कापुरम जिले में एक यात्रियों से भरी बस टिपर लॉरी से टकरा गई, जिसके बाद बस में भीषण आग लग गई। इस हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इस हादसे में कई लोग घायल भी हुए हैं। इस हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। घटना को लेकर देश के पीएम मोदी ने दुख भी प्रकट किया। पीएम मोदी ने कहा कि आंध्र प्रदेश के मरकापुरम जिले में हुई ये दुखद दुर्घटना जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति मेरी संवेदनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि घायल लोग जल्द से जल्द स्वस्थ हों। पीएम एनआरएफ की ओर से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार घटना मरकापुरम जिले में रायवरम के पास ये घटना हुई है। बताया जा रहा है कि बस हैदराबाद से पामरू की ओर जा रही थी। इसी दौरान लॉरी से टकरा गई, जिसके बाद बस में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि घटना के समय बस में करीब 40 यात्री सवार थे। आग की चपेट में आने से करीब 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं एयर इंडिया की दिल्ली से लंदन जा रही एक फ्लाइट को बीच रास्ते से वापस लौटना पड़ा। एयरलाइन का A350-900 विमान लंदन के हिथ्रो एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ था। तकनीकी समस्या के संदेह के चलते विमान लगभग 7 घंटे हवा में रहने के बाद सुरक्षित रूप से दिल्ली वापस आ गया। एयर इंडिया के अनुसार फ्लाइट AI-111 ने गुरुवार सुबह करीब 6 बजे दिल्ली से उड़ान भरी थी। उड़ान के दौरान कुछ तकनीकी गड़बड़ी की आशंका जताई गई, जिसके बाद एहतियात के तौर पर विमान को वापस राष्ट्रीय राजधानी की ओर मोड़ने का फैसला लिया गया। एयरलाइन के प्रवक्ता ने बताया कि सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। संदिग्ध तकनीकी समस्या के चलते विमान को वापस लाने का निर्णय लिया गया। विमान सुरक्षित रूप से लैंड कर गया है और फिलहाल इसकी विस्तृत तकनीकी जाँच की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक उड़ान के दौरान विमान में कुछ असामान्य आवाज़ें सुनाई दी थी, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया। जब ये फैसला लिया गया उस समय विमान सऊदी अरब के एयर स्पेस में था कि कुछ तकनीकी खराबी के चलते जो आशंका जताई गई, उसके बाद विमान को दिल्ली वापस लौटा दिया गया। तो 7 घंटे तक ये विमान हवा में रहा और उसके बाद इसकी वापस लैंडिंग हुई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।